ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बेसिक प्रोसीजर सीख लिया और उसे इंप्लीमेंट करके सबसे इंपॉर्टेंट वाली एग्जांपल सीख ली। सारा क्लियर हो गया है। इससे ज़्यादा डिटेल में एक एक स्टेप को समझना हो, सीखना हो तो वो वीडियो देख लेना, ओपनली अवेलेबल है, ठीक है, चैनल पे। और दूसरी चीज़, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जो फाइनल रिजल्ट्स याद रखने वाले हैं वो है ये साइन और वो है ये nth लेवल की एनर्जी और nth लेवल का वेव फंक्शन, ये याद होना चाहिए। इसके कुछ प्लॉट्स मैंने बना दिए हैं, इसे भी आप n को 1 2 3 पुट करके तीनों वैल्यूज निकाल सकते हो, psi1 psi2 psi3 और E1 E2 E3। बेसिक काम है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पोटेंशियल चेंज करेंगे। अभी हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर एक पोटेंशियल है, कितना, इट वाज 0, टेकन टू बी 0। उसके बाहर कोई पोटेंशियल नहीं है, पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं हम, दैट इज अ स्टेप पोटेंशियल। इसमें मैं सीधे सीधे रिजल्ट्स समझाऊंगा और लिखवाऊंगा, दैट्स इट। वो स्टेप्स सारे कॉमन है। पहला लिखते हैं पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है। तो ये देखो, ये है स्टेप पोटेंशियल। x इज इक्वल टू 0 पे एक दीवार खड़ी है, ठीक है, और वो दूसरे रीजन को अलग कर रही है। एक तरफ उसे रहने के लिए, दैट इज रीजन 1, उसे 0 पोटेंशियल, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ रहा। व्हाट अबाउट द सेकेंड रीजन, उसमें उसे रहने के लिए या जाने के लिए ये पोटेंशियल है V0, मतलब इतनी हाइट की दीवार है, हाइट से बनाते हैं हम, या इतना जोर लगाना पड़ेगा उस दीवार को तोड़ने के लिए, या फिर तोड़ो मत, उसके पार जाने के लिए, ठीक है। अब पार्टिकल जो आया बाहर से, दैट इज इंसिडेंट विद सम एनर्जी, ये इंसिडेंट है, रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी एनर्जी है E, ठीक। ये एक स्टेप पोटेंशियल है। यहां से अगर आप इस एंड पे रह रहे हो तो आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, इनर्शियल कोई काम नहीं करना पड़ रहा। V इज इक्वल टू 0 है सारे रीजन में, जहां मर्जी घूमो, आप ही का एरिया है। इसके इस तरफ जाना है, ये समझ लो गवर्नमेंट जॉब वाला पोटेंशियल है कि आपको इस तरफ जाना है तो एनर्जी इससे ज्यादा चाहिए। दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपकी एनर्जी इससे कम है और या आपकी एनर्जी इससे ज्यादा है ना। एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट हुई और वापस आ गई, टकरे मारी और वापस, एनर्जी कम हुई। तो ये हम इसको फॉर्म बदल देंगे अगली बार, मैं उसको समझाऊंगा कि आगे क्या होता है। अभी ये इन्फिनिटी तक आगे ऐसे ही जा रहा है। पोटेंशियल को लिख लें, पोटेंशियल इज 0 एंड V0। 0 कब, जब x लेस देन 0 है, और V0 कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। पोटेंशियल क्लियर है। दो केसेस हमने, दो आर्टिकल बना लिए इसी के। कौन कौन से बेसिस पे, या तो उसकी एनर्जी कम है या एनर्जी ज्यादा है। आपको बेसिक समझ से बिल्कुल क्लियर है। अगर एक कम एनर्जी वाली लाइट टकराएगी तो वापस आ जाएगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ठीक हो गया। अगर ज्यादा एनर्जी वाली टकराएगी तो 100% नहीं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। यही इस आर्टिकल में काम करना है। इस केस में आपके पास इंसिडेंट कितनी थी, इंसिडेंट तो हम चलो ले रहे हैं दोनों में ही, और इसमें भी इंसिडेंट कितनी थी, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरी चीज रिफ्लेक्टेड। तो इस केस में रिफ्लेक्टेड कितनी हुई और इसमें कितनी हुई, और इसमें ट्रांसमिट कितनी हुई और इसमें ट्रांसमिट कितनी हुई।
इसका रिजल्ट तो हमें पता है 0 1, ऐसा ही है ना। ट्रांसमिशन इज 0, ट्रांसमिशन इज रिफ्लेक्शन इज 1, यही है। और इसमें रिफ्लेक्शन कितना हुआ, ट्रांसमिशन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। 100% रिफ्लेक्शन में एनर्जी इज लेस देन वी नॉट। नहीं, वो हम उससे उस फॉर्म में अभी ले नहीं रहे, हमारा टारगेट है ट्रांसमिशन। एब्जॉर्ब क्या करेगा वो, एब्जॉर्ब का मतलब एक्चुअल में कुछ और होता है। तो वो होता है, हम ना 2 सेंस में यूज करते हैं, तो वो यहां से हट जाएगा थोड़ा सा। बेसिकली हर लाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर वो उतनी की उतनी रिफ्लेक्ट हो जाए तब हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो गई। अगर वो उसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तब हम उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वो एब्जॉर्प्शन यूज उस सेंस में होता है, पर एक्चुअल वाला पहले वाला कुछ और होता है। तो हम इसे एक बार छोड़ते हैं। फिलहाल यहां पे यही है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मतलब जितना था वो वापस आ गया। जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लेते हैं, बॉल में हम कभी ये तो नहीं करते पार्टिकल में कि आधा पार्टिकल आगे चला गया, आधा पार्टिकल वापस आ गया। ये तो वेव प्रॉपर्टी है ना हमारी, एक तरह की रेडिएशन के इतने % एम्पलीट्यूड आगे वेव बन के निकल गया, इतने % आगे वापस आ गया, ऐसा करते हैं उसमें। तो यहां पे हम सिर्फ यही लेते हैं, ये हमें निकालनी है चीजें। इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन 1 0 नहीं होंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स होंगे। वो कितने हैं किस पे डिपेंड करते हैं वो देखो, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। लेस देन वाले केस में क्लियर है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 1 एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज। अगर आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में प्रॉब्लम है तो इसे आप मत लिखो, R विल बी इक्वल टू 1 जनरली स्पीकिंग, ठीक। कि इसे बहुत सारे बन जाते हैं आगे, आप हम क्विक पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इसमें से, क्लियर है थोड़ा बहुत आपके फेस पे वो कन्विक्शन नहीं लग रही मेरे को, कन्विंस नहीं हुए अभी तक। अच्छी बात है कन्विंस नहीं हुए तो, पर फिर डिटेल में मैं अलग से डाल दूंगा, अलग वीडियो डाल दूंगा, उसे डिटेल में डिस्कस किया होगा उसमें, ठीक है। हम यहां से आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ओके, तो ये पोटेंशियल है, ये एनर्जी है, काम क्या है, काम क्या है, बड़ा सिंपल है। पहले आप साई 1 निकाल लो। साई 1 पहले रीजन में, वो तो दोनों में सेम है, क्या आएगा, ए ई आयोटा K1। अब मैं इसे K1 नाम दूंगा जो इस रीजन में है, ठीक है। यहां वाले रीजन में जो K होगा उसे K2 नाम देंगे हम। क्यों देंगे, क्यों देंगे, इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन में हम जब पुट करते हैं साई स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2me माइनस v होता है ना बाय h क्रॉस स्क्वायर, तो जब v है 0, जब v 0 होगा तो ये फैक्टर K1 स्क्वायर है, रीजन 1 कितना, अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जब रीजन में पोटेंशियल हुआ V0, 0 नहीं, तब ये हो जाएगा E माइनस V0। लेट अस कॉल दैट एज 2 इज दैट एज K2, E माइनस V0 बाय h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। 2 K आ गए, एक में E माइनस 0 है, एक में E माइनस V0 है। अब ये बताओ केस 1 E लेस देन V0, मैंने ये ठीक लिखा है, when E is less than V0, is it reasonably good to write it in this form? गलत लिख दिया क्या, वो तो रीजन 1 में है, when V is equal to 0, ठीक है। K1 is in region 1, in region 1 V is 0, when we will put this V in the Schrodinger equation we will get this 2me minus 0 by h cross square, we call it as K1 square or K1 in this form. In case of region 2 we substituted the value of V equal to V0 in this equation and we got
व्हाट वी गेट 2m e माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर, दैट इज दिस वन, उसे हमने K2 नाम दिया। ठीक, वी नॉट कांस्टेंट है, यस, फॉर द गिवन पोटेंशियल इट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये E माइनस वी नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर द फर्स्ट केस व्हेन E इज लेस देन वी नॉट, पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट रीजनेबली गुड टू राइट इट इन दिस फॉर्म? क्योंकि E छोटा है, केस वन में E छोटा है वी नॉट से, एनर्जी कम है, ये ठीक है लिखना। आयोटा अंदर रूट के अंदर नेगेटिव ले गए आप, अंदर वाली टर्म को नेगेटिव नहीं बनाना। तो अगर E ग्रेटर देन वी नॉट है तो ठीक है, क्लियर है? तो ये केस दूसरे वाले के लिए है। पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे? लेट इट बी वी नॉट माइनस सी, वी नॉट माइनस सी, समझ गए? K2 विल बी इक्वल टू 2m वी नॉट माइनस सी, यही चीज बतानी थी। इसके बाद क्या है, आपको इसे पुट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी आती है। सर K1 किसके लिए? K1 दोनों के लिए सेम है। मैं समझ गया, आप प्रॉब्लम दोबारा देखो। गिवन पोटेंशियल है V इज इक्वल टू 0। चलो बस आ जाओ, बस हो गया, अब तो हो गया। जो people generally in public speaking, generally people create some sort of illusion, ऐसे घूरते रहते हैं। what does this represent? This represents that okay, we are understanding this very well. बीच बीच में एक्सप्रेशन चेंज भी करते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया। दिस इज a kind of illusion. That's why we need some answers from your end, which we generally don't get in an online class. That is the only problem in online class. When an observer or a student is not active in an online class, there is a serious problem. क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा और वो टीचर भी कुछ उसमें बोल नहीं सकता क्योंकि वो सामने नहीं है। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं। कल मेरे एंड पे था, उससे पहले आपके एंड पे हो सकता है। आप देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ways to get an escape from that particular class. ठीक है, तो वो that is the only problem. अदरवाइज कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लास लेने में जो जो चीजें की जा सकती हैं या जितना हमारा टाइम सेव हो सकता है आपके आने जाने का और ये वो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट ये जो इल्यूजन आप क्रिएट कर देते हो ऑफलाइन में, इसीलिए आपको अगर 1-to-1 इंटरेक्शन मिलती है या टीचर पकड़ने वाला हो, क्वेश्चन पूछ के बताने वाला, पढ़ाने वाला हो, तो आप पकड़े जाते हो बहुत बार। अभी पहले में ही मेरे से क्लियर कर लेते कि दिस मीन्स दिस मीन्स। हमने के अलग क्यों लिया? क्योंकि एक रीजन में पोटेंशियल अलग है, दूसरे रीजन में अलग है। मेरे यहाँ पे ये था कि आपने ये आर्टिकल्स किए हुए सब, इसलिए हम फॉर्मूले टाइप सीख रहे थे सीधा। तो मैंने दोनों आर्टिकल्स को एक में मर्ज करके सीधा क्लियर कर दिया कि ये भाई खत्म करते हैं। अब मैं पूरा शुरू से करवा रहा हूं। नोट्स में मैंने दोनों आर्टिकल पैरेलल में डाले हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। वहां पे K1 K2 क्लियर रखना आप, ठीक है? तो समझ लो, एक बार फिर से शुरू करें, ठीक हो ना? सभी को ही है। आप तो अब बात कर रहे हो। आप ना ऐसा करो, जो अभी के MSc के या BSc के स्टूडेंट्स हैं जो अभी ये आर्टिकल कर रहे हैं, आप उन्हें बुला लो। आपने अपने माइंड में एक्सक्यूज बनाया हुआ है। प्रॉब्लम्स आर यूजुअली सेल्फ मेड। आपने अपने आप ही बनाया हुआ है ये कि मैंने इतना टाइम हो गया नहीं पढ़ा, इतना टाइम हो गया नहीं देखा, ये मेरे को शुरू से ही टफ लगती थी। क्यों टफ लगती थी शुरू से? क्योंकि समझी नहीं थी। और समझो, आप किसी भी स्टेज पे समझो, आपको टफ ही लगेगी। समझ आने के बाद बहुत आसान है। समझ आने के बाद बहुत आसान है। मेक श्योर अबाउट इट कि अगर हम बिना देखे, बिना कुछ ऐसे ही सीधा 1-2 आर्टिकल में बात नहीं है। मैं आपको अगर उसका डेमो दे रहा हूं, मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा कोई डेमो मिल सकता है आपको।
कि आपके सामने एक बंदा आर्टिकल जो आप बोल लो, बुक जो आप बोल लो, हम सीधा उसे समझना शुरू करेंगे यहां से। और आई थिंक मैं तो नॉलेजेस भी ऐसी ऐसी लेता हूं डेली लाइफ बेसिस पे कि वो एटलीस्ट समझ तो आ ही जाएगा। हो सकता है आप उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाओ, अभी प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी है समझना, क्योंकि आंसर तब निकलेगा जब एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ में आया हो ना कि पूछा क्या है। पहली प्रायोरिटी है समझना, चीज वो समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, बस उसके बाद बताना क्या मुश्किल है। वेव पार्टिकल डुअलिटी अभी भी डिफिकल्ट लग रही है क्या किसी को? फर्मियन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, नहीं पता अभी तक? पता है? मेरे हिसाब से तो आप बंदा देख के उसे अब करोगे फर्मियोनिक है। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा 3 फर्मियन, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 फर्मियंस कैन बी पुट इन 2 सेल्स, 2 बॉक्सेस। आप ऐसे बताओगे ये दोनों को इकट्ठे नहीं रख सकते हम। 2 शैतानी बच्चे होते हैं ना, जो उनके साथ बैठना मुश्किल है, पता है एक दूसरे का वो उन्होंने सिर खोल देना है। क्या करोगे, इन्हें अलग अलग कमरे में बिठा दो। ये अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद कैलकुलेशन करनी, वो मैथमेटिक्स है। आप वहां पे गड़बड़ करके बोल सकते हो कि हमारी छोटी सी मिस्टेक होगी जी, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में समझ नहीं आया होता, निकालना क्या है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फिजिक्स अगर आप उस टाइम पे भी आते हो, उस टाइम पे भी इन क्वेश्चंस को जो मैं ऐसे पूछ लेता हूं वो इतने ट्रिवियल क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, तो वो ऐसे मत उन पे कॉन्फिडेंस मत डाउन किया करो। ये इसलिए पूछता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि समझना कैसे है। इसलिए नहीं पूछता कि आप कॉन्फिडेंस डाउन करके बैठ जाओ कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स तो, जो बंदे बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट क्लियर करके आए होते हैं उनके इंटरव्यू में भी नहीं निकलते ये क्वेश्चन, क्योंकि सोचा नहीं होता उस लेवल पे उस तरीके से। तो ये आपको वो ये जगाने के लिए है, ये गिराने के लिए नहीं है। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना होता इन पे, ठीक है। तो इतने ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी चीज, एक और जो मेरे पास प्रॉब्लम आई है वो भी मैं अभी आंसर कर दूं, घर जाके क्वेश्चन नहीं निकलने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये आर्टिकल आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ भी नहीं आने वाले। यहां पे तो बड़े आसान लगते हैं, वो मेरी कलाकारी है। मतलब मेरी मीन्स किसी भी अगर टीचर ये दिखा रहा है ना कि ये देखो बहुत आसान है, ये जरूरी है ताकि आप उसमें चीजें सीखो और समझो, और जब समझ में आएंगी तो आसान लगेंगी। पर वो टीचर की कलाकारी है, किसी की भी हो सकती है, कलाकारी है। इट डजंट मीन कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे 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 निकलते हैं, नहीं निकलते। बहुत एफर्ट किए होते हैं पीछे हर एक के बहुत एफर्ट होते हैं। आप बहुत आसानी से बोल देते हो ओदी किस्मत चंगी है, ओदे कर्म चंगे ने, बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है, तो मेन चीज है पिक्चर बनाओ दिमाग में, अच्छे से समझो उसे और प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये स्मूथली निकलेंगे क्वेश्चंस, उससे पहले नहीं। तो कॉन्फिडेंस मत डाउन करना। वो मेरे को अभी कल ही एक फोन में आया था, उस पर स्टूडेंट ने बात की थी, कहती कि सर समझ तो आ रहा है, क्वेश्चंस अभी भी नहीं निकल रहे। आपका लेक्चर देखते हैं लगता है सब ठीक है, घर जाके करने लगते हैं तो ये कैसे होगा। आप करवाते हो तो फिर लगता है कि वो सब ये तो आसान नहीं था। खुद करने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता क्योंकि हो नहीं रहा। ये ऐसी हैं चीजें, ऐसे ही हैं। ठीक है, आपको वो प्रैक्टिस करते रहना है, उससे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस? हौसला। थैंक यू फॉर द ट्रांसलेशन। बट व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय इट? बी पॉजिटिव। अभी जो टाइम चल रहा है ना वायरस वाला, उसमें पॉजिटिव सुनना बहुत मजा आता है। इट इज मच मोर डेंजरस देन द अदर थिंग। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस? इन सिंपल वर्ड्स, इट्स योर विलिंगनेस टू ट्राई। यू गॉट इट? अगर आपको पता है ना ये हो जाना है, हमें आता है, अंदर ये यकीन है कहीं ना कहीं, तो आप उस पर 2 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं निकलेगा या 200 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं निकलेगा, आप कहोगे नहीं और तो जाना चाहिए, लेट्स ट्राई इट अगेन। ठीक,
मतलब कॉन्फिडेंस है आपको। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या होता है, चल करके वेख लेने, होना तो मुश्किल ही है, निकलना था नहीं वैसे। एक बार ट्राई करोगे पता ही सी नहीं निकलना, दूसरी बार सर नहीं पूछ लांगे यार, सर नू कह भी दवांगे सर 2 बार ट्राई की सी नहीं होया, आपने कॉन्फिडेंटली नहीं ट्राई किया। एक्चुअल में वो प्रैक्टिस कर करके कॉन्फिडेंस आएगा, जब 2-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे तब लगेगा यार इतनी भी बड़ी बात नहीं है ना। तो उस कलाकारी पे मत जाओ, ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए है। आर्टिकल में अगर मैं इसी आर्टिकल में वो डिस्कशन कर रहा था, जैसे अगर मैं इसी आर्टिकल पे डिस्कशन करूं, इस पे 4-4 दिन लगा सकता हूं सिंगल आर्टिकल पे, और इंटरव्यू के क्वेश्चन फिर नहीं फेस होंगे पूरे। बहुत खतरनाक आर्टिकल है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात समझ लो, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो कंपैरेटिवली आसान है, समझना हो तो आज तक ना आपको समझ आई ना मेरे को समझ में आई। बस मेक श्योर अबाउट इट कि यहाँ पे हम एक बार के लिए वो सीख रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सीखनी और सिखानी इतना वो बच्चों का काम नहीं है, इतना ऐसे नहीं है कि हो गया जी 1 घंटे की क्लास में। तो क्वेश्चंस निकालने की प्रैक्टिस करनी है और कॉन्फिडेंटली करनी है, ठीक है, समझ गए ना। चलो, तो कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना, और ये बात मत लेके आओ कि मेरे को इतने साल हो गए उतने साल हो गए। मैं 1970, 80, 1990 जो भी आपने एज में फिल्में देखी होंगी, मैं उन मूवीज के नाम क्या, डायलॉग, गाने, म्यूजिक कंपोजर सब पता होंगे आपको। मैं एक लाइन भी गाऊंगा ना, आप पूरा गाना सुना दोगे मेरे को, ये तो होता है। उस पर क्यों नहीं बोलते ये बात कि सर ये तो हम जब 4 साल के थे ना तब सुना था, ठीक है। ये एक्सक्यूज है, हमने दिमाग में तैयार किया हुआ एक्सक्यूज है, समझ गए ना। चलो, फिलॉसफी से प्रवचनों से वापस आते हैं, क्योंकि ये इसलिए था ताकि आप मेन कंटेंट से वो ना हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट ना रहो, ठीक। जब मेरे को लगता है ज्यादा स्टूडेंट्स को नींद आने लगी है या उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, तब ऐसी 2-4 बातें हो जानी चाहिए। तो हाउ इज द जोश नाउ? हाय सर। ग्रेट। चलो, अब देखो पहला आर्टिकल हम सीख रहे हैं, वी यही है, स्टेप पोटेंशियल। इसमें 2 रीजन है, एक रीजन 1 जिसमें V उस पे 0 पोटेंशियल पे लग रहा है, मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है वहां पे। दूसरा, अगर इसे इस रीजन में एंटर करना है तो यहां की एक एंट्री टिकट है, इतने रुपए उसे सबमिट करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तब वो एंटर कर सकता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, रीजन 1 रीजन 2। हमारी प्रॉब्लम ये है, दैट इज आर्टिकल नंबर 1, के एनर्जी V0 से कम है। दिस इज आर्टिकल नंबर 1, क्लियर। इस रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, V0 से कम है ना, 0 से तो ज्यादा है, ठीक हो गया। तो इस रीजन में कितना वेव फंक्शन आएगा, कर्ली स्क्वायर साई 1 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m e साई 1 बाय एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वेव फंक्शन है, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा सारा कुछ। कर्ली स्क्वायर साई 1 हो गया। इसमें जो ये टर्म आई, दैट इज अवर k1 स्क्वायर, k1 स्क्वायर, क्लियर है, ओके। इसका जो वेव फंक्शन है वो पहले की तरह ही है, कैसा, a e आयोटा k1 x प्लस b e माइनस आयोटा k1 x। एक जो है वो इंसिडेंट पार्ट को रिफ्लेक्ट शो कर देता है, तो दूसरा जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट को शो कर देता है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। एक इंसिडेंट है, आ रहा है इस पे, एक यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड। फर्स्ट वेव फंक्शन कंपोज ऑफ 2 टर्म्स, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, ओके। रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 में यहां तो कोई चेंज हुआ नहीं, दूसरे वाला जो है वो हो जाएगा E माइनस V साई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन E माइनस V इज नेगेटिव, सॉरी, अब ठीक है, E माइनस V नॉट, दिस इज अ नेगेटिव टर्म। हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे V नॉट माइनस E,
और माइनस बाहर निकालेंगे, वी नॉट माइनस सी, माइनस बाहर आ गया। अब सॉल्यूशन जो दूसरा होएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसे k2 स्क्वायर पुट करेंगे और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे साइड 2 का, वो कितना आएगा बता सकते हो? इज इट सो? c e रेज टू द पावर आयोटा k2x प्लस d e रेज टू द पावर माइनस आयोटा k2x, इज इट समथिंग लाइक दिस? ट्रू और फॉल्स? 50% प्रोबेबिलिटी है आपका आंसर सही होने की, जल्दी बोलो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि बीच में प्लस नहीं आया, माइनस आया, तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 में आयोटा के आयोटा माइनस माइनस आयोटा के, ये आंसर आता था। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेना, यहां पे डी स्क्वायर इक्वल टू k2 स्क्वायर आएगा, k विल बी प्लस माइनस k, दैट विल बी द सॉल्यूशन, आयोटा नहीं आना, ठीक है। अब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, रीजन 2 है ना, रीजन 2 में x अप्रोचेस टू इंफिनिटी भी होगा। इंफिनिटी पे दोनों टर्म्स फाइनाइट हैं? नहीं है। ये टर्म क्या बन जाएगा? e रेज टू द पावर इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी खत्म हो जाएगी, तो बचेगा क्या? सिर्फ माइनस वाली टर्म बचेगी। कांस्टेंट आप c नाम दो, d नाम दो, जो भी नाम दो, बचेगी। इसके बाद आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे x इज इक्वल टू 0 पे, साई 1 शुड बी इक्वल टू साई 2, इट्स डेरिवेटिव शुड बी इक्वल। बाउंड्री कंडीशन लगा के आप निकाल लोगे सारा आंसर, इंसिडेंट सॉल्व कर लो, a निकाल लोगे, b निकाल लोगे, d निकाल लोगे, सारा कुछ निकाल के आप निकाल लोगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मतलब व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो इट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्ट। सॉल्व नहीं करना हमने सारा, फाइनल आंसर्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स में है, मैं जा आके अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट केस देखो, अब नेक्स्ट केस क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट केस है दिस E इज, ये आर्टिकल है नेक्स्ट, E ग्रेटर देन V नॉट, थर्ड आर्टिकल, ठीक है। ग्रेटर देन V नॉट में यहां पे जो E माइनस V था, E माइनस V नॉट, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और साइड 2 में जो टर्म्स आई वो क्या आ जाएंगी? आयोटा k2x प्लस दिस, ठीक है। अब फिर वही बात, एक पार्ट आगे जा रहा है, एक पार्ट पीछे आ रहा है। आगे वाले रीजन में कोई है ऐसा जो पीछे भेज सके वापस? नहीं, तो एक पार्ट को हम खत्म कर देंगे जो वापस आने वाले को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे पार्ट को हम बोल देंगे ट्रांसमिटेड है। फिर दो कोएफिशिएंट निकलेंगे, एक होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दैट इज रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट, दूसरा होगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दैट इज ट्रांसमिटेड अपॉन इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर आपको याद रखना है। फाइनल आंसर क्या होगा? इट विल बी k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय, जिन बच्चों ने वेव्स एंड वाइब्रेशन की बुक की हुई है उन्हें कुछ जाना पहचाना सा दिखेगा, और 4 k1 k2 हम भी करेंगे, नेक्स्ट वीक तक शुरू हो जाएगी हमारी भी, k1 प्लस k2 होल स्क्वायर, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक लिखे हैं रिलेशन? चेक कर लिया आपने? मैं नेक्स्ट आर्टिकल देख लूं, पोटेंशियल बैरियर, ओके क्लियर है? ये कोएफिशिएंट के दोनों फॉर्मूले आपको याद हो, कर लो याद, अच्छे से याद कर लो, सिंपल है। नीचे तो टोटल का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर रिफ्लेक्शन में k1 माइनस k2 और इसमें 4 k1 k2, दोनों का टोटल करोगे इट शुड बी 1। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज प्लस 4ab। जब दोनों को स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इन डिनोमिनेटर, कट के 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से याद रख सकते हो। इन केस ऑफ वेव्स एंड वाइब्रेशन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वी विल राइट
it as z1 minus z2 अपॉन z1 प्लस z2। वहां पे फॉर्मूला बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो गया है ना। 4z1 z2 डिवाइडेड बाय z1 प्लस z2। व्हाट इज z? दिस इज इम्पिडेंस। We also have a formula for light in optics, giving the transmission and reflection coefficients similar to this one. काफी खतरनाक चेंज था ना। क्या चेंज किया हमने? k को ये बोलने की जगह कि it represents a wave number or a propagation constant in that medium, what we are saying, this is the impedance of the medium represented by z। waves and vibration के दो आर्टिकल हो गए हमारे, ठीक है। करें आगे, क्लियर है दोनों आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल सीखते हैं। इसी की सीरीज में सेम पोटेंशियल चेंज कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन श्रोडिंगर इक्वेशन, गेट द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट पोटेंशियल है। अब देखो क्या होगा, इट्स अ बैरियर 0 0 इन बिटवीन वी नॉट। अगर x 0 से कम है तब भी ये, अगर 0 से बड़ा है और a से छोटा है तब भी ये, और अगर a से बड़ा है तो तब भी 0। ये पोटेंशियल है, देखा होगा कहीं पे। इट्स सिमिलर टू पार्टिकल इन ए बॉक्स बट नॉट सेम एज दैट ऑफ द बॉक्स पोटेंशियल। x इज इक्वल टू 0, x is equal to a, this is our potential। लड़ लिए, चलें करें आगे, जल्दी से सीख लो, देख लो ये। ओके, ठीक है यहां तक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यहां उसे कोई काम नहीं करना पड़ रहा, यहां कोई काम नहीं, यहां पोटेंशियल है V0। अगर उसकी एनर्जी इससे हाई हुई फिर तो खत्म हो गया, जा रहा है, जिंदगी आसान है, गुलजार है, हो रहा है आराम से काम। अगर उसकी एनर्जी पर, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, हमारे लिए ये केस इंटरेस्टिंग है। E लेस देन V0 मींस आपकी एंट्री टिकट है, यहां से ये बैरियर है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। फाइनाइट हाइट, फाइनाइट विड्थ। अगर आपकी एनर्जी कम है लेकिन ये बैरियर दिया हुआ है तो आप दूसरी तरफ जाना चाहते हो, मतलब ये एंट्री टिकट है इतनी, आप दूसरी तरफ जाना चाहते हो, जा सकते हो कभी? आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, नहीं जा सकते। क्लासिकली एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज नॉट पॉसिबल, खत्म बात। क्वांटम मैकेनिकली इट इज पॉसिबल, देयर इज नेवर ए जीरो प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज, हाउ एवर स्मॉल मे बी, इट्स इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बट इट एग्जिस्ट्स। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड टनल इफेक्ट। टनलिंग होगी उसकी, यहां उसकी एनर्जी कम है, दूसरी तरफ वो नहीं जा सकता पर चला जाता है। दिस इज क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। सॉल्यूशन क्लियर है। हम क्या करेंगे, वही काम जो हमें आता है, इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये मान लिया हमने ट्रांसमिटेड वेव, तो यहां पे वेव फंक्शन है हमारा 3 रीजन, ये रीजन 2, ये रीजन 1। रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन में v को 0 पुट करो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन वही a e आयोटा k x प्लस, है ना। दूसरे में पुट करो, इसमें V0 पुट करोगे K2 आ जाएगा, ठीक। इसमें V को 0 पुट करोगे K3, K3 विल बी इक्वल टू K1 बिकॉज V इज इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस, ठीक है। एक में कोएफिशिएंट इन्फिनिटी वाला खत्म कर दोगे, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, psi1 इज इक्वल टू psi2 एट x इज इक्वल टू 0, psi2 इज इक्वल टू psi3 एट x इज इक्वल टू a, डेरिवेटिव ऑफ psi1 एट x इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ एट x इज इक्वल टू a, psi एट x इज इक्वल टू a। सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। सारा कर आके क्या निकलेगा, दो टिपिकल रिलेशंस, बहुत सारे लिखे हुए हैं बुक में, फॉर्म में, नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखने हैं, नहीं याद रखने, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं लिखूं क्या, K1 बाई K2 माइनस K2 बाई K1 होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर K2a डिवाइडेड बाय
यहां पे फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी सी फॉर्म है, समझ गए सर? याद हो गया? ओके। निकालना है, जो चीज सीखनी है वो ये कि ट्रांसमिशन पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल लेनी हो, अल्फा पार्टिकल, अल्फा एमिशन पता है सभी को, अल्फा बीटा गामा निकलते हैं। अल्फा एमिशन होता ही वो है, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है? दैट्स इट। ये पोटेंशियल से अलग अलग केसेस थे। आपको कहीं में एक वेव फंक्शन और एक एनर्जी वैल्यू याद करनी है पहले वाले आर्टिकल में। दूसरे केसेस में आपको वेव फंक्शंस तो ठीक है जो है, आपको याद क्या रखना है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, बिकॉज दे गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है? पार्टिकल कितने परसेंट ट्रांसमिट होगा और कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होगा ऐसा मत बोलना कभी। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिफ्लेक्ट हो और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसमिट हो, ये बोलना है, ठीक है? आज के समाचार समाप्त। आज का काम हो गया हमारा। चैप्टर 4 है ये आपका, उसमें एक आर्टिकल रहता है हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। इवनिंग में डाउट्स बस होने वाली है, देखो, ठीक है? को नोट्स में से पढ़ लेना है। क्वांटम ऐसे मत पढ़ने वाला, आप पढ़ना हो ना तो ग्रिफिथ और सकुराई की बुक लेके आराम से पढ़ना तसल्ली से, ठीक है? ओके, तो हाँ, मैं वो कर दूंगा मैं, ठीक? तो ठीक है, आज का काम हो गया। इवनिंग वाली क्लास में हम उसके डाउट्स करेंगे। चलो।